नाजरीन, बूरेवाला के इलाका में तलबा तंजीमों के दरमियान झगड़े जो खानदानी दुश्मनियों में तब्दील हुए और अब तक 8 स्टूडेंट लीडर जो है वो कत्ल हो चुके हैं। इसके पीछे हकाइक हैं क्या? ये क्यों खूनी दुश्मनियों में तब्दील हो रहे हैं झगड़े? इसमें नाम लिया जाता है एमएसएफ का, एमएसएम का और साथ ही साथ एटीआई का। जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो अंजुमन तलबा इस्लाम के स्टूडेंट रहनुमाओं का हुआ, जबकि चंद रोज कबल की अगर बात की जाए तो साकिब जट नामी नौजवान जो स्टूडेंट लीडर था एमएसएम का, उसे विहाड़ी के इलाका डीपी ऑफिस के बिल्कुल करीब कत्ल कर दिया गया और उसके बाद उसे डाकू भी डिक्लेयर कर दिया गया। इसमें हकाइक है क्या? ये स्टूडेंट तंजीमें किस तरह से काम करती हैं? इस सारी सूरत हाल को जानने के लिए हमने दावत दी है आज एमएसएम पाकिस्तान के मरकजी सदर फरहान अजीज साहब को, जो ये तंजीम है मिनाजुल कुरान की तलबा तंजीम, इसके ये सदर हैं। इन्हीं की जुबानी जानते हैं। भाई बहुत शुक्रिया फरहान साहब, आपने वक्त दिया। फरहान साहब, ये चल क्या रहा है? खासतौर पर बूरेवाला के इलाका में अब तक 8 स्टूडेंट रहनुमा जो मुख्तलिफ तलबा तंजीम से ताल्लुक रखते हैं, और रिसेंटली अगर बात की जाए तो आपकी जो स्टूडेंट तंजीम है उसके रहनुमा साकिब जट को विहाड़ी डीपी ऑफिस के करीब कत्ल कर दिया जाता है। तो बुनियादी तौर पर ये स्टूडेंट तंजीमों का काम क्या होता है और ये हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली स्टूडेंट तंजीमें जो काम करती हैं उनके अगर आप मैनिफेस्टो पढ़ें, मंशूर पढ़ें, तो मकसद यही होता है हर तलबा तंजीम का कि स्टूडेंट्स की उन एक्टिविटीज़ को उजागर किया जाए जो वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी से नहीं ले पा रहे होते, यानी गैर निसाबी एक्टिविटीज़ को फ़रोग दिया जाए और स्टूडेंट्स के अंदर जो सलाहियत होती है उनको निखार के बाहर लेके आ जाए। जैसा कि मेरा तल्लुक क्योंकि मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट से है। सही, एमएसएम का मैं मरकजी सदर हूँ। तो मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट 30 साल कबल इसकी बुनियाद रखी है। किसने रखी थी? डॉक्टर साहब ने? बुनियाद शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारिक कादरी साहब ने रखी। ठीक है, वही मिनाजुल कुरान के सरपरस्त हैं। तो जब उन्होंने बुनियाद रखी तो 30 साल के अरसे के दौरान मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट जो कुछ पाकिस्तान के अंदर कर रही है, आया इस्लाम के ऊपर काम कर रही है, सही, इस्तेहकाम पाकिस्तान के ऊपर काम कर रही है, स्टूडेंट्स के जो हकूक है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। सही है, ये हमारे पर्पज़ है। जितना हम मिनाजुल कुरान को जानते हैं या जो शनाख्त है डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की, वहां पर कोई झगड़े और लड़ाई, कत्लो गारत, दुश्मनियां ऐसा तो कभी हमने देखा ही नहीं है। लेकिन ये बूरेवाला के इलाका में क्या हो रहा है? आपके एक नहीं बल्कि 2 स्टूडेंट रहनुमा जो स्टूडेंट लीडर थे, एक फरहान जी और उनके बाद साकिब, इनको कत्ल कर दिया जाता है। ये क्या चल रहा है? आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि तहरीक मिनाजुल कुरान का ये तशख़्ख़ुस ही नहीं है, तहरीक मिनाजुल कुरान की ये पहचान ही नहीं है। आपने देखा 2014 में सानिया माराथन होता है, हमारे 14 लोग मार दिए जाते हैं, शहीद कर दिए जाते हैं, 100 लोग जख्मी हो जाते हैं। मीडिया के कैमरों के अंदर रिकॉर्ड है सारी चीजें, लेकिन डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने आज तक अमन का रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने अदालतों का रुख इख्तियार किया, अदालतों के अंदर कार्रवाइयां चल रही हैं, कारकुनों को मुश्तिल कभी नहीं किया कि वो खुद जाके इंसाफ ले, अपने हाथ में कानून को ना ले। ये उनका पैगाम है। इसी तरह मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट का भी जो मंशूर है ना, वो अगर 4 लफ्जों में बयान किया जाए तो उन्होंने इसका मंशूर ये रखा हुआ कि इल्म अमन कदम कदम। सही, कि आपके एक हाथ में इल्म की शम्मा होनी चाहिए, अमन कदम कदम, तो दूसरे हाथ में अमन की शम्मा होनी चाहिए। ठीक है। जिस केस का आपने जिक्र किया बूरेवाला वाला, मैं यहाँ पे आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आप मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट की पूरी तारीख 30 साल उठा के देखें। मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट इस वक्त पाकिस्तान के 4 सूबों में, इसके अलावा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी अपना काम कर रही है। सही, किसी जगह पे 30 सालों में आपको एक नॉट अ सिंगल केस एक ऐसा मिलेगा जिसके अंदर लड़ाई झगड़े, कत्लो गारत, कत्लो ना तो बहुत दूर की बात है, लड़ाई झगड़े भी नहीं आपको मिलेंगे। अच्छा, क्योंकि हमारा काम ही, हमें शेखुल इस्लाम ने बताया ही है कि आपने पॉजिटिव रोल प्ले करना है मुआशरे के अंदर। ये एक सिंगल केस है बूरेवाला वाला। तो फरहान साहब, इसके पीछे क्या वजूहात है? मैं वही बताना चाह रहा हूँ। इसमें राव फरहान को जब कत्ल कर दिया जाता है, अब वो कत्ल हो कर दिया जाता है, उसके जो भाई हैं राव अदनान और उनके वालिद केस को लेके अदालत में जाते हैं। ठीक है, वो अदालतों में जाते हैं, अदालतों में धक्के खाते हैं, अदालतों से जो मुल्जम है, अब वो मुल्जम क्लियर मुल्जम है, हर बंदे को पता है कि ये इनके मुल्जम है। वजह क्या बनती है उनके कत्ल की?
راؤ فرحان کے قتل کی جو وجہ بنتی ہے وہ بھی یعنی کہ اس کے پیچھے بھی صرف یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ بغض ہے کہ وہ چونکہ بورے والا کے اندر ایک کام کر رہے تھے مستقل اسٹوڈنٹ موومنٹ کی تنظیم کا، تو دیگر جو تنظیمی طلبہ کے گروپس تھے وہ ان کو وہ باتیں نہیں تھے، اچھے نہیں لگتے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی یعنی اس طرح ان کا قتل کر دیا جاتا ہے، راؤ فرحان شہید ہو جاتے ہیں۔ اب جب ان کو انصاف نہیں ملتا، جو اصل چیز ہے، یعنی یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے کہ جب ان کو انصاف نہیں ملتا وہ عدالتوں میں جاتے ہیں۔ آپ کیس دیکھ لیں، ان کے والد عدالتوں میں دھکے کھاتے رہے ہیں، ان کے بڑے بھائی جو راوت عدنان تھے وہ عدالتوں میں دھکے کھاتے رہے۔ جب ان کو انصاف نہیں ملتا، قانونی تقاضے پورے نہیں ہوتے، تو پھر وہ یعنی کہ اصل وجہ یہ بنتی ہے جو وہ قلم چھوڑ کے بندوق اٹھا لیتے ہیں۔ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا نا، مستوی اسٹوڈنٹس موومنٹ کا جو کارکن ہے یہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ایسا ہوا نا، مطلب ان کے کچھ ساتھیوں پر یہ الزامات ہے، جیسے ثاقب جو قتل ہوئے، وہ ان سے پہلے شہزاد بٹ ہیں، ان پر الزام ہے کہ انہوں نے بدلے لیے قتلوں کے، اور پھر باقاعدہ طور پر قتل و غارت گیری شروع ہوئی۔ آج تک یہ ثابت نہیں ہو سکا، یہ پروف نہیں ہو سکا، لیکن مقدمات تو درج ہوئے اور قتل بھی ہوئے، لوگ الزام بھی لگا، قتل بھی ہوئے، اور لیکن یہ ان کیسز سے بری بھی ضمانتیں بھی ہوئی ان کی۔ پھر صحیح ہے، یعنی اگر وہ واقعات اصل واقعات ہوتے، جیسے ثاقب تھا، اب ثاقب بیل کے اوپر تھا، مقدمہ 302 کا تھا، ضمانت پہ تھا، یعنی اس مقدمے سے ضمانت ہو گئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ جو ان کے اوپر الزامات لگے تھے وہ اس کو ثابت نہیں کر سکے، یعنی جو الزام لگانے والے تھے ان کو ثابت نہیں کر سکے۔ تو آج تک مستوی اسٹوڈنٹس موومنٹ یہ ایک سنگل کیس ہے۔ لیکن اگر فرحان صاحب معذرت کے ساتھ دیکھا جائے تو وہ مخالفین بھی ایسی بات کرتے ہوں گے، جیسے وہ راؤ فرحان کے قتل کا انصاف نہیں مل سکا تو وہ بھی کہتے ہوں گے کہ وہ ثابت نہیں کر سکے، جیسے ان کا بھی شخص قتل ہوا تو آپ کہہ رہے ثابت نہیں کر سکے، تو یہ تنازعات ختم کیسے ہوں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ انصاف نہیں نہ دیتے، کوئی معاشرہ یا عدالتیں انصاف نہیں دیتی، تو پھر وہ ذاتی جھگڑا بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اب آپ 8 قتل ہو چکے ہیں بورے والا کے اندر، 8 قتل ہو چکے ہیں، اور اس کے اندر کوئی 2 لوگ ملوث نہیں ہیں، یعنی 20 لوگ ملوث ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے جب آپ انصاف نہیں دیتے تو وہ پھر یعنی کہ دونوں طرف سے قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، وہ پھر ذاتی دشمنیوں میں بدل جاتے ہیں۔ صحیح۔ کئی سالوں سے دشمنیاں پھر چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے یہاں لاہور کے اندر دیکھا، بالکل ایسے، یعنی سال سے چلتی آ رہی ہے فیملی، جو چھوٹی سی بات پہ جھگڑا ہوا اور وہ پھر چل نکلی آگے، یعنی پوری لہر چلتی جاتی ہے اور پھر وہ گینگ وار بن جاتے ہیں۔ میرا یہی آج آپ کے اس جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس شو کے اندر، میرا یہی مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے بھی، پنجاب حکومت سے بھی، پاکستان کی پولیس سے بھی، عدلیہ سے بھی، کہ خدا را پاکستان جو فرسٹریٹڈ معاشرہ ہم بنتے جا رہے ہیں، خاص طور پہ جو نوجوان طبقہ ہے، حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا پنجاب کالج والا بھی واقعہ ہوا، وہ تھا نہیں تھا بغیر دیکھے سمجھے اسٹوڈنٹس نے یعنی ایک ڈس انفارمیشن کے اوپر احتجاج توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح، لیکن دوسری طرف سے کیا ہوتا ہے، پولیس بھی نہ آؤ دیکھتی ہے نہ تاؤ دیکھتی ہے، ان کو پکڑ کے تھانوں میں ڈالنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ وہ بھی نہیں دیکھتے کہ ان بچوں کو ایک تربیت کے ذریعے ان کے اوپر کنٹرول کیا جائے۔ جب آپ اس طرح سے بچوں کے ساتھ اس طرح کرنا شروع کر دیں گے، ان کے ساتھ ان کو انصاف نہیں دیں گے، ان کی تربیت نہیں کریں گے، تو دین ہم ایک فرسٹریٹڈ معاشرہ تیار کر رہے ہیں، وہ ہو رہا ہے۔ پھر گلی گلی لڑائی ہے، سڑک لڑائی ہے، چوک چوک پہ لڑائی ہے۔ تو میرا یہ مطالبہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان پہ کہ خدا را اس کو تربیتی نظام کے ذریعے ایک ایسا نصاب بنایا جائے پاکستان کے اندر، اسٹوڈنٹس کو ایک ایسی تربیت اور ٹریننگ دی جائے کہ ان کے اندر صبر، حوصلہ آئے، وہ کوئی فیصلہ لیتے وقت سوچیں کہ ہم کیا کرنے لگے ہیں۔ جب بھی کوئی غلطی کرنے لگے، ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، ریاست کی یہ ذمہ داری ہے، ریاست کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ کیونکہ ماں کے جیسی ہے تو اپنے بچوں کو وہ اچھے طریقے سے ان کی تربیت کریں۔ تو یہ میرا مطالبہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان پہ، خدا را ابھی بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ عدالتیں انصاف دینا شروع ہو جائیں، کنٹرول ہو جائے گا۔ صحیح ہے، عدالتیں فی الفور انصاف دینا شروع ہو جائیں، آپ کنٹرول ہی کنٹرول ہے ہر چیز۔ تو یہ عدلیہ سے بھی ہمارا مطالبہ ہے، یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں پاکستان کی جو پارلیمنٹ تھی اس میں ایک ترامیم آتی ہیں، اس کے اوپر پورا میڈیا اس کے اوپر آتا ہے۔ تو کیا اس طرح کی ترامیم نہیں کی جا سکتی کہ اگر اس طرح کی کوئی کلنگ ہوتی ہے، جیسے ثاقب جٹ والا معاملہ ہوا، اب اس کے اوپر 3 موقف پولیس بدل چکی ہے ابھی تک، تو اس طرح کے کیس کو کیس سٹڈی کے طور پہ نہیں لیا جا سکتا؟
लेना चाहिए, केस स्टडी के तौर पे लेके फिल फॉर चंद दिनों के अंदर इंसाफ होना चाहिए। सही है। तो जब इस तरह इंसाफ होना शुरू हो जाएगा तो मुआशरे के अंदर बेहतरी आना शुरू हो सब जाएगी। कुछ अदालतों की जिम्मेदारी है, क्योंकि अदालत में जो मानने जाने वाली चीज होती है वो सबूत होता है, ऐसे ही सबसे अहम चीज है। ऐसे ही है। और उस सबूत को कलेक्ट करना या उसे अदालत तक पहुंचाना वो पुलिस का काम पुलिस होता का है। काम है। पुलिस अपनी जिम्नियों में क्या लिखती है, जी। किसी को गुनाहगार लिखती है, किसी को बेगुनाह लिखती है। बिल्कुल ऐसे। और जो तफ्तीशी ऑफिसर अपनी तफ्तीश मुकम्मल करता है वो फाइंडिंग कोर्ट में बिल्कुल जमा सही, करवाता है, बिल्कुल। उसके बाद ही अदालत जो है वो फैसला ऐसे ही देती है। है, क्या ऐसे ही। इससे पीछे वाला निजाम ठीक नहीं होना चाहिए? भी होना चाहिए। असल में मैं आपको एक केस बता देता हूँ, जैनब कत्ल केस पाकिस्तान के अंदर एक हुआ था, जो जैनब बच्ची के साथ बिल्कुल ज्यादती हुआ हुई थी। था। अब वो हुकूमत पाकिस्तान ने उसका नोटिस लिया उस वक्त, और आपने देखा चंद माह के अंदर फांसी हो जाती है मुलजिम को। बिल्कुल ऐसे हुआ। ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि रियासत ने उसके ऊपर, आप उसको कहने एक्शन ले लिया था रियासत ने, और उस पुलिस ने भी अपना जो सिस्टम था उसको बेहतर और तेज तर कर लिया, और अदालतों ने भी फौरी इंसाफ दे दिया। यानी जब आप इस तरह के केस को केस स्टडी के तौर पे चंद केसेस के आप फैसले फिल फॉर कर दें, तो यानी हुकूमत इसकी जिम्मेदारी ले, तो पुलिस तो हुकूमत के अंडर काम कर रही होती है। सही है। साकिब जट एक पढ़ा लिखा नौजवान था, ऐसे ही। लेकिन इतनी ज्यादा कत्लो गारत की वारदातें, बहुत सा उसका रिकॉर्ड, डकैती के भी इल्जामात हैं, और पुलिस की जानिब से उससे बाकायदा तौर पर डाकू डिक्लेयर कर दिया गया। ऐसे ही है। साकिब के हवाले से क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूं कि देखें, मैं यही बात करूंगा कि साकिब के ऊपर जो डकैती के पर्चे हैं वो ऐसे नहीं है कि एक पर्चा उसका फलां साल का फलां जगह का है, एक फलां डेट का ऐसे नहीं है। उसके ऊपर एक ही दिन में 12 पर्चे दर्ज हुए हैं डकैती के। अच्छा, एक ही रोज में? एक दिन में। अच्छा, रिकॉर्ड में है ये? रिकॉर्ड में एक, यानी एक दिन में 12 पर्चे हो गए हैं। अच्छा। और जब उनको शनाख्त परेड के लिए के जरिए जिस डकैती में डाला जाता है, लेके जाया जाता है, तो जो मुदय्यन होते हैं वो देखते हैं, वो शनाख्त परेड में कहते हैं ये तो हमारे मुलजिम ही नहीं है। अच्छा। वो बरी हो जाता है। ये उसका टोटल डकैती का रिकॉर्ड है। ये टोटल डकैती। और बाकी जो बाकी रिकॉर्ड तो था, लड़ाई झगड़ों के रिकॉर्ड है उसके, जितने भी एफआईआर था वो लड़ाई झगड़ों की है। वो मैंने बताया क्योंकि तलबा तंजीम के अंदर था, तलबा तंजीमों के अंदर फिर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। जैसे ये तलबा तंजीमों के दरमियान जो दुश्मनियां परवान चढ़ी हैं, जी जी। और अब तक उसमें कत्लो गारत जारी है। चंद रोज कबल एक राशिद डोगर जिसका एमएसएफ से ताल्लुक था, जी, जी। उसको भी कत्ल कर दिया गया। ऐसे ही। उसके भाई असद डोगर ने भी 2019 में कत्ल किया था अब्दुर्रहमान नामी शख्स को। तो ये कौन इसकी रोकथाम करेगा? अगर ये तलबा तंजीमें काम कर रही हैं, तो तलबा तंजीमें तो अब खूनी झगड़े और दुश्मनियों में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हैं। इससे किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? इसका भी एक बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है। यानी पाकिस्तान के अंदर चूंकि तलबा यूनियंस के ऊपर पाबंदी है, अब पूरी दुनिया के अंदर तलबा यूनियंस मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर भी हर तबके की हर तबके की यूनियन मौजूद है। रक्षा यूनियन, लेबर यूनियन, 7,000 की, डॉक्टर्स की, ट्रेड यूनियन, और एक वो तबका जो मुल्क का मुस्तकबिल है। और अगर आप रेशो निकालें परसेंटेज, तो मुल्क का सबसे बड़ा हिस्सा 65% यूथ है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन वो खराबी की तरफ जा रही है ना। मैं तंजीमात की बात नहीं कर रहा, यूनियंस की बात। तलबा यूनियंस क्या होती हैं? तलबा यूनियंस ये होती हैं कि जब तालीमी इदारों के अंदर आप तलबा को तालीमी इदारों की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं तालीमी सरगर्मियों के लिए, जब आप उनकी जो सलाहियतें उनको उस तरफ लेके आएंगे, तो तलबा तंजीमें लड़ाई झगड़ों की तरफ नहीं जाएंगी। हमने 1984 के अंदर तलबा यूनियंस के ऊपर बैन लगा दिया। उस बैन को आज तक नहीं खोला गया। वो एक फौजी उस वक्त आमर था, उसने लगाया था बैन। आज उसके बाद कितनी जमहूरी हुकूमतें आ गई हैं जो जमहूरियत का दावा करती हैं, किसी एक ने भी बैन नहीं की तलबा यूनियंस। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर तलबा पॉजिटिव एक्टिविटीज की तरफ आ गए, तलबा यूनियंस बहाल होगी तालीमी इदारों के अंदर, तो पाकिस्तान में तो स्टूडेंट्स लीडर आगे आना शुरू हो जाएंगे। अगर स्टूडेंट्स लीडर आना शुरू हो जाएंगे, तो पाकिस्तान के ये जो करप्ट और नाम नेहाद सियासतदान है, जागीरदार हैं, वडेरे हैं, इनकी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन पाबंदी के बावजूद भी तो जारी और सारी है ना तलबा तंजीमें। वो इसी तरह उनकी वो जो सलाहियतें हमने पॉजिटिव यूज करनी थी तालीमी इदारों के अंदर इन्वॉल्व करके, वो नेगेटिव हो रही हैं। हमने उनको खुला छोड़ दिया। जब पॉजिटिव नहीं करेंगे तो वो सलाहियतें नेगेटिव हो के वो ये लड़ाई झगड़ों के अंदर पड़ रही हैं। ये असल वजह है।
آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بین ہٹ جانا طلبہ چاہیے؟ یونینز فوری بحال ہونی چاہیے. بحال ابھی ہونی ایک خوش عین بات ہے, میں اس کو آپ کے پروگرام کے ذریعے کہوں گا, سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی ہے طلبہ یونین کی بحالی کے حوالے سے, اور اسی طرح کے پی حکومت نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم جلد بحال کر دیں گے کے پی کے اندر. اگر بحال ہو جاتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ چند سالوں کے اندر یہ لڑائی جھگڑے کم ہونا شروع ہو جائیں گے. صحیح ہے. جب یہ بحال تھیں, چل رہی تھی, تب ایک بڑے خوف کی علامت سمجھے جانے والے نہ صرف لاہور میں بلکہ پنجاب پورے میں آپ نے نام سنا ہوگا, ارشد امین چودھری, عاطف چودھری, ایسے ہی عابد چودھری, ایسے بے شمار جو ایسے ہی طلبہ رہنما لیڈر نکلے, ایسے اور بعد ازاں کسی کو قتل کر دیا گیا, کسی کا پولیس مقابلہ کیا گیا. بالکل ایسے تو بحالی کے بعد تو ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. نہیں ہوگی, بالکل بھی نہیں ہوگی. میں یہ نہیں کہ آپ 1947 سے لے کے 1984 کا اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں نا, تو پاکستان کی اسمبلی کے اندر یعنی جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں نا جو اسٹوڈنٹس یونین سے بنے ہیں, یعنی 60% اس وقت کے جو پولیٹیکل لیڈر تھے وہ اسٹوڈنٹس یونین سے آئے تھے. یہی وجہ تھی کہ اس وقت کے جو پولیٹیکل لیڈر تھے وہ کچھ نہ کچھ سرو کرتے تھے معاشرے کو. 1984 کے بعد یہ سلسلہ چونکہ بند ہو گیا, اسٹوڈنٹ جو تنظیمیں تھی وہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث ہو گئیں, اس کے بعد وہ اس طرف آنا بند ہو گئے, وہ پھر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر چلے گئے, اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا صورتحال ہے. ان کے جو صلاحیتیں ہیں اور ان کی جو جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری کی ساری پھر اس طرف چل رہی ہیں. بہت شکریہ فرحان صاحب, تھینک یو ویری مچ.